हथियारों की स्मगलिंग का या अवैध हथियार का कह लीजिए एक मुकदमा सामने आया। हाँ, क्या था वो? राजनेता का नाम ही ये है कि समय के अनुसार अपने को क्या फैसला लेना है जिससे पहले अपने को फायदा हो फिर गांव को। हस तो सदगमय। ये बता दीजिए कि रविंद्र फौजी हैं कौन? काफी बार तो ऐसा होता है कि मैं भी अगर किसी को कॉल करता हूँ तो बताना पड़ता है, बोलता हूँ रविंद्र बोल रहा हूँ, बोलो कौन? फौजी। धार्मिक स्थिति में आप कैसे पहुंच गए? बेसिक मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है। फिर ये सब करते करते अचानक से ये समाज सेवा और राजनीति की तरफ कैसे? ये अपने आप को एक हथियार के रूप में या एक मजबूती के रूप में पाने के लिए और चुनाव अगर लड़ते हैं तो किस पद के लिए लड़ेंगे? ओनली अपने आधार पे नहीं चलता है, वो पूरे समाज के आधार पे और सरकार के आधार के हिसाब से वो फैसला अपने को समय के अनुसार लेना। भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय? लेकिन फिर भी अपन उससे जिंदा है, अगर वो बाहर रह जाएगी तो अपन उसको सोचने लायक ही नहीं रहेंगे। क्या ईश्वर में आप मानते हैं? बिग बैंग थ्योरी आज अपन इस चीज को साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई एक ब्लास्ट हुआ। ठीक है, जीवन में कोई चमत्कार? तो अपन जिस पृथ्वी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, हस्तरेखा का ज्ञान है आपको? कौन सी लाइन है हाथ में वो जो बता देती है कि राजयोग है? अकाल मृत्यु के अलग अलग रूप हैं। अगर आपकी आकस्मिक सामाजिक स्तर के ऊपर आपकी कोई बदनामी हो गई तो क्या सच में शनि इतना प्रभावी होता है? और शनि की एक जो दशा होती है, क्या सच में वो राजा से रंक बना सकती है, रंक से राजा बना सकती है? आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी बोली मुंह खुलता है तो ही आप गालियां निकालते हो। कॉलेज का चुनाव लड़ा था, जी। हार प्राप्त हुई। चुनाव के समय एचसीएल में जॉब किया करता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर उसी समय एचसीएल से क्या सीखा आपने? पे। आपको ये करवाना पड़ेगा, अगर नहीं करवाते तो हम संविधान की तरफ से हम स्वतंत्र हैं, हमें वर्कर्स की और इंजीनियर्सों की जरूरत है। मेरे को मना कर दिया भाई साहब, हाँ नेतागिरी कर रहे हैं, पूरे परिवार को भुगतना पूरे पड़ा। परिवार को मना कर दिया। अभी फिलहाल कितने एक्टिव मुकदमे हैं आप? शिव वो हैं जो सब कुछ हैं और शिव वो हैं जो कुछ भी नहीं। वैसे कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर को बेचारे को पता ही नहीं है कि अपन शेर हैं। हाँ शेर। पहली चीज ये है कि आपके हिसाब से समस्याएं क्या है? आप क्या देख पाते हैं जो और लोग नहीं देख पा रहे, जिस रीजन के अंदर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? रियल लाइफ का कोई ऐसा एग्जांपल आपके सामने आया है कि भाई जिन्होंने अर्जी लगाई थी, जो डिजर्व भी करता है पर उसको नहीं मिला? पार्टियां तो आपके सामने ही थी हमेशा से, बीजेपी, कांग्रेस, तो क्या कभी आपने कोई पद लेने का इसमें प्रयास नहीं किया? आज तक कौन सा पद रहा है पार्टियों का? फिर भी समाज के लिए मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी। ये जो प्रधानी का चुनाव है, इसको मतलब साठ गांठ की राजनीति कहा जाता है। इसमें लोग बिकते हैं, खरीदे जाते हैं। कैसे मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि पैसा तो पार्टियों के पास ज्यादा होगा, या फिर आप वहां अपने आप को देखते हैं उस जगह कि कर लेंगे आप? दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट वीडियो के अंदर। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट वीडियो में है रविंद्र फौजी, जो कि युवा दिलों की धड़कन है, जो कि साधना का काम भी करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट है, इसके अंदर काफी सारा भक्तिमय चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, साथ में हस्तरेखा का ज्ञान भी आपको मिलेगा, साथ ही कई सारे दोष होते हैं उनके बारे में भी आपको सुनने को मिलेगा, और समाज और राजनीति किस तरह से आपस में संबंधित हैं, और धर्म और राजनीति भी कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। ये सारी चीजें आज के इस पॉडकास्ट में है। क्यों सर, ठीक कहा मैंने? जी जरूर। तो सर, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को आप ये बता दीजिए कि रविंद्र फौजी हैं कौन? नमस्कार जितेश भाई जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सम्मान दिया है उसके लिए। और जिस हिसाब से आपने पूछा है कि रविंद्र फौजी, तो अगर परिवार और समाज के हिसाब से बात करें तो रवि नाम घर वालों का दिया हुआ है, और जो फौजी लगा हुआ है ये यार दोस्तों का और समाज का। एक समय की बात है, तब स्कूल में पढ़ा करता था मैं, तो उस समय स्कूल में परेड हुआ करती थी जी। तो उसमें मैं कमांडर का रोल किया करता था 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे। तो धीरे धीरे यार दोस्तों ने नाम के आगे फौजी लगाना शुरू कर दिया। फिर जब कॉलेज के चुनाव लड़े 2012 में, तो पोस्टर में मैंने रविंद्र कुमार नाम लिख दिया। अब क्या हुआ, लड़के और जो यार दोस्त थे वो बोले यार इस नाम से नहीं जान पाएंगे, तो आप ऐसा करो इसके आगे फौजी लगा दो। तो वो निकनेम हो गया, उस दिन के बाद पोस्टरों में लग गया। अब काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि मैं भी अगर किसी को कॉल करता हूँ तो बताना पड़ता है, बोलता हूँ रविंद्र बोल रहा हूँ, बोलो कौन? फौजी, फिर जानते हैं वो। जी, ठीक है। और
फिर ये धार्मिक स्थिति में आप कैसे पहुंच गए? अब उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे जो मेरे काफ़ी जो करीबी हैं वो एक नाम और बुलाते हैं, भगत जी भी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि जीवन का एक रूप ये है कि अपना जो रहने का तरीका है, अपने इष्ट को याद करने का जो तरीका है, उसको अपने को इस हिसाब से लेना चाहिए कि सबसे पहले अपने को शरीर की जरूरत रहती है। इसके को अपन अगर नहीं साधेंगे तो इससे होने वाले जितने भी काम हैं उनमें क्वालिटियां नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले मैंने गुरु कृपा से अपने शरीर, मन और भावनाओं को साधने का प्रयास किया है और करता रहता हूँ। इसलिए वो नाम एक भगत जी भी पड़ गया। ठीक है, तो ये इसका कोई विशेष कारण रहा कि पूरा जीवन भक्ति को समर्पित करना है या धर्म की तरफ जाना है, इसका क्या कारण था? सबसे मेन कारण है, अगर अपन देखें तो अभी पिछले कुछ सालों से अपने चारों तरफ का माहौल देख रहे हैं कि अपन अपने शरीर को नहीं साधेंगे तो अपने रिश्ते भी तरीके से नहीं चलेंगे, अपना व्यवहार भी नहीं चलेगा, अपन प्रॉपर अपने शरीर का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। तो चारों मार्गों में से भक्ति एक सरल मार्ग है जो अपन गृहस्थी में उपयोग में ला सकते हैं और जिससे आप अपने शरीर को भी साध सकते हैं। और जैसे जैसे अपन अपने शरीर, मन, भावनाओं को साधेंगे तो उसी हिसाब से आपको धीरे 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 समाज में पहचान भी मिलेगी और आपके जो कार्य हैं वो एक अलग ही रूप में देखे जाएंगे। तो ये अपन देखते हैं, तो ये एक मार्ग नहीं है, ये जरूरी है। तो अपने सभी को इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति के क्षेत्र में आपने काम किया है, धर्म के क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से और क्षेत्र हैं? जैसे धर्म के भी छोटे छोटे और क्षेत्र होते हैं, तो वो ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसमें आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी है या जिनका आपको ज्ञान है? मैंने गुरु से दीक्षा ले रखी है। मेरे गुरु हैं जग्गी वासुदेव, जो सदगुरु हैं, उनसे मैंने दीक्षा ले रखी है। जितना भी मैं आज हूँ, मेरी हर सांस उनके प्रति समर्पित है। मिले उनसे आप, सदगुरु से? मैं मिला हुआ हूँ, दीक्षा ली तब मैं मिला था उनसे। और गुरु को अपन एक तरीके से देखते हैं तो गुरु अपने आप में शिव होता है। ठीक है। और उनके प्रति भक्ति का मान लो, चाहे ज्ञान के थ्रू मान लो, चाहे आप कर्म योग के थ्रू मान लो, चाहे क्रिया योग के थ्रू मान लो, तो इनके थ्रू अपन जो भी चीज करते हैं वो करते रहो और गुरु चरणों में रखते रहो। तो उसके थ्रू अपने संस्कृति में, अपने शास्त्रों में ये चीज क्लियर लिखी हुई है कि अपने पास 4 ही मार्ग हैं। और उन चारों मार्गों को जैसे जैसे अपन देखते हैं और उनके ऊपर शुरुआत करते हैं चलने की, तो अब आने वाले जितने भी रास्ते हैं वो अपने आप खुलते चले जाते हैं और आपकी एक अलग ही छवि निकल के आती है। जी, भक्त के रूप में समाज के लोगों की सेवा करते हैं आप? हाँ, भक्त के रूप में मैं जितना भी मेरे से बन पड़ता है, छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए भी मैं मेरे यार दोस्तों को और परिवार वालों को भी गाइड करता हूँ। भविष्य बताते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भविष्य न तो किसी का फिक्स है और न कोई बता सकता है। ये अपन इसमें अगर और आगे जाएंगे तो फिर ये अंधविश्वास का रूप ले ले। ठीक है, हस्तरेखाएं देखते हैं? हाँ, मैंने बेसिक हस्तरेखा के बारे में भी मैंने पढ़ा है। बेसिक मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है। बेसिक मैंने बॉडी लैंग्वेज, आयुर्वेद, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, इसलिए कि मेरा और मेरों का या मेरे समाज का मैं कहीं भी किसी भी रूप में सेवा कर सकूं तो उसके लिए पहले को मेरे को परिपूर्ण होना पड़ेगा और उसके लिए मैं प्रयासरत। जी, ठीक है। फिर ये सब करते करते अचानक से ये समाज सेवा और राजनीति की तरफ कैसे? ये चीज़ें अलग नहीं है। ये भक्ति है या जितनी भी चीजें हैं, धर्म कर्म के कार्य हैं, ये अपने आप को एक हथियार के रूप में या एक मजबूती के रूप में पाने के लिए हैं। तब आप अगर मजबूत होते हो तो फिर किसी भी चीज का आप क्रिएशन करते हो तो उस क्रिएशन का क्या उपयोग करोगे? आपके चारों तरफ रहने वालों के लिए उसका सदुपयोग करो और उनके जीवन सुलभ बनाने का प्रयास करो। तो इसके चलते फिर मैंने राजनीति के तरफ 2017 से यूनियन का गठन किया। उससे पहले मैंने कॉलेज में भी संघर्ष किया। 2012 में कॉलेज के चुनाव भी लड़े और वो यात्रा चल रही है। ठीक है, आगे चुनाव लड़ने का प्लान है? प्लान एक्चुअल में देखा जाए तो प्लान है सेवा का। उसमें तरीका जो भी है
वो अपन अपनाएंगे। ठीक है। और चुनाव अगर लड़ते हैं तो किस पद के लिए लड़ेंगे? चुनाव अगर अपन लड़ते हैं तो अभी जो नेक्स्ट पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं उनमें समय और परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि भविष्य एक ऐसी चीज है, आज अपन कोई घोषणा करते हैं तो वो जो आने वाला जो समय वो ओनली अपने आधार पे नहीं चलता है, वो पूरे समाज के आधार पे और सरकार के आधार के हिसाब से वो फैसला अपने को समय के अनुसार लेना पड़ता है। ठीक है। भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय? वो भी अभी अपन समय के ऊपर छोड़ें तो अच्छा। भविष्य के गर्भ में है। ठीक है। कौन सा रीजन होगा, कौन सा ऐसा क्षेत्र होगा जिसके अंदर से आप आएंगे सामने? अपन रीजन की बात करें तो अभी खेतड़ी पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, अभी क्षमता के आधार पे अपन इस स्तर के ऊपर प्रयास करें। देखिए इतनी सारी चीजें हैं आपने जैसा कि बताया है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपसे पूछूं। मैं भक्ति के बारे में पूछूं कि आप HCL से भी जुड़े हुए रहे काफी लंबे समय तक, तो उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर खेतड़ी की समस्याओं के बारे में पूछूं। चलिए मैं एक एक करके सारी चीजें पूछ लेता हूँ। बिल्कुल, जैसा आपको अच्छा लगे। तो पहली चीज ये है कि आप लोग मतलब जैसे आप भक्ति के मार्ग पे अभी हैं, तो क्या कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई? ईश्वर या एक सवाल मेरा ऐसे भी हो सकता है, बीच में काटूंगा सॉरी, कि क्या ईश्वर में आप मानते हैं कि ईश्वर है? देखो, मानने की चीजें नहीं, इस चीज को अपन को विश्वास के रूप में लेना चाहिए। मानने को अपन किसी भी स्तर पे मान सकते हैं, अपन भ्रम में भी जा सकते हैं। तो ईश्वर को अगर अपन देखते हैं कि जैसे अब अपन सांस ले रहे हैं जी, तो अपने को वायु थोड़ी दिख रही है, लेकिन फिर भी अपन उससे जिंदा है। अगर वो बाहर रह जाएगी तो अपन उसको सोचने लायक ही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो ईश्वर एक वो परम शक्ति है जो अपने हर सिस्टम को मेंटेन करके चल रही है। ईश्वर को अगर अपन आज की वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, एक ऊर्जा का संचार है, और अपन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ मैं इसके लिए ईश्वर के बारे में, क्योंकि ये चीजें उदाहरणों से समझी जा सकती है, वरना ये विषय कंट्रोवर्सी का हो जाता है। ठीक बात। बिग बैंग थ्योरी है। हाँ। आप फिजिक्स से हो, बिल्कुल, आप इस चीज को समझते हो। बिल्कुल। बिग बैंग थ्योरी, आज अपन इस चीज को साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई एक ब्लास्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा कई ब्लास्ट हुए। आप इन चीजों में टच में रहते हो। अपने शास्त्रों ने, वेदों ने या शिव ने कहा कि नाद का मतलब गर्जना। हाँ। अब वो गर्जना का मतलब अगर तरीके से देखें तो इंग्लिश में वो बिग बैंग हो गया कि लगातार कुछ ब्लास्ट हुए, जिससे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जी। अगर दोनों चीजें कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं, और ये चीजें काफी हजारों साल पहले अपने पूर्वजों को पता थी कि ये गर्जना और नाद से इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उसके करीब भी थे और उस चीज को, साइंस को एक अलग लेवल से देखते थे। तो इसमें विश्वास करना और आंख खोल के विश्वास करना मेरे हिसाब से उचित रहे। ईश्वर की अनुभूति हुई, यस और नो? ईश्वर की अनुभूति मैं हर चीज में उसको देखता हूँ। ठीक है। ऐसा मेरे लिए ईश्वर मेरे गुरु हैं, जिनको मैं इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मानता हूँ, और मैं हर चीज में ईश्वर को देखता हूँ। ठीक है। जीवन में कोई चमत्कार के आधार पे देखें तो, अगर अपन देखें तो हर चीज चमत्कार है। आज अपन यहाँ बैठे हैं, वो भी कई परिस्थितियों के जोड़ से जी, और सौभाग्य से, कर्म से, सारे तालमेल से अपन यहाँ बैठे हैं। जी जी। और चमत्कार का एक छोटा सा उदाहरण अपन देखते हैं, तो अपन जिस पृथ्वी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, अपने को इस चीज का पता है कि अगले 1 सेकंड के बाद में अपन रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, तो हर सेकंड इस सृष्टि में चमत्कार है। ठीक है। हाँ, कोई ना कोई सुप्रीम पावर जरूर है, बिल्कुल, जो ये सब कुछ चला रही है, ये चीजें चला रही है। ठीक है। हस्तरेखा का ज्ञान है आपको? हाँ, हस्तरेखा के बारे में मैंने पढ़ा है। एक चीज का बहुत मतलब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है, पर्सनली मेरे मन में भी है, ये राजयोग क्या होता है? राजयोग, अभी हस्तरेखा का जो वांग्मय है वो इतना बड़ा है कि अपन उसको 1 घंटे में या रोड के पास बैठ के अपन भविष्य बता रहे हैं किसी का, तो वो मेरे नजरिए में किसी को गुमराह करना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हस्तरेखा बताने वाले का खुद के ऊपर कितना नियंत्रण है, उसकी मानसिकता कैसी है और उसका भाव कैसा है। तो राजयोग को अपन अगर गहराई से देखें तो आजकल अपन राजयोग जोड़ते हैं डायरेक्ट चुनावों से या राजनीति से। राजयोग का मौलिक अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों की जो आपकी क्षमता है और आपकी जो पूर्वजों की जो सुविधाएं हैं
आप उनसे 2 या 5 या 10 गुना अपनी सुविधाओं को बढ़ा सकते हो और उसमें जी सकते हो। तो पिछली पीढ़ी के बजाय तो आप राजयोग में हो। तो राजयोग का एक्चुअली में मतलब ये होता है कि आपकी प्रेजेंट जो परिस्थिति है आप उससे कई गुना बेहतर हो जाओ। ठीक है, उसको राजयोग कहते हैं, ना कि राजनीति या फिर कोई बड़ा पद, वो अलग अलग परिस्थितियों पे डिपेंड होता है। ठीक है। हस्तरेखा में ये देख करके पता किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों का हस्तरेखा का अगर आधार अपन देखते हैं और साइंस के हिसाब से देखते हैं तो अपने जो फिंगरप्रिंट्स हैं, रेटिनाज हैं, ये सभी के अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब अपने शरीर की जो बनावट है वो इस स्तर पे है कि अपने शरीर के एक्यूपेंचर अपने शरीर की बनावट के हिसाब से चलते हैं। तो अपने पूर्वजों ने, अपने ऋषियों ने अपना पूरा जीवन इन चीज़ों के बारे में लिखा है और ये चीज़ें साइंटिफिक तरीके से भी सही होती हैं। बस शर्त है कि आप दिखाने वाले को या बताने वाले को कितना ज्ञान है और वो इस चीज का कितना उपयोग करता है। ठीक है। कौन सी लाइन है हाथ में वो जो बता देती है कि राजयोग है? ये चीजें डिपेंड करती हैं, एक तो शनि पर्वत या सूर्य पर्वत के जिन पे कुछ रेखाएं या कोई विशेष गुरु पर्वत के ऊपर कुछ निशान होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपका भविष्य उज्जवल है। तो वो राजयोग को अपने को समझना पड़ेगा उसी तरीके से कि भाई अपन कहाँ तक इस चीज को बना सकते हैं। मेरे हाथ में बता सकते हैं देख करके राजयोग है क्या? इस चीज को राजयोग का मैं देख भी सकता हूँ और मैं बता भी दूंगा तो इसको, लेकिन बात यह है कि इंसानी जो क्षमता है वो इस हाथ से आगे जाने की है। इसलिए मैं इन चीजों को बताने से थोड़ा परहेज करते हो कि अपने अंदर क्षमता है कि अपन पूरे ब्रह्मांड में समा सकते हैं। वरना फिर अगर अपन इन दिशाओं में अगर जाएंगे तो फिर मेरी नजरिए से वो रुकना हो जाएगा। अच्छा, अपन इससे भी अधिक कर सकते। ठीक है। एक अकाल मृत्यु के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो जो इंसान है उसके हाथ में ऐसा योग है कि पूरा जीवन नहीं जी पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिंदा रह जाते हैं और अगर दुर्घटना हो जाती तो कह देते हैं हाँ हमने तो बताया था कि इसके तो अकाल मृत्यु का योग है। उसका कारण है जैसे अकाल मृत्यु का काफी अपने हाथ में या कुंडली में देख के लोग बताते हैं। तो उनको थोड़ा और अगर गहराई से देखा जाए, जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो टेक्नोलॉजी का सहयोग ले रहे हैं या कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे जो उन चीजों को गहराई से लेते हैं, तो उनमें पता चलता है कि अकाल मृत्यु के अलग अलग रूप हैं। अगर आपकी आकस्मिक सामाजिक स्तर के ऊपर आपकी कोई बदनामी हो गई, समाज से बाहर हो गई, तो वो भी आपकी सामाजिक मृत्यु है, वो भी एक मृत्यु ही है, मृत्यु के बराबर है। आप अगर फाइनेंशियली कहीं किसी बिजनेस में लॉस खा जाते हो तो वो आपकी आर्थिक है, और अगर आप किसी व्यवहार के मामले में किसी से टूट जाते हो तो वो आपकी व्यवहारिक मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु के ऊपर अपने को इस पे जाने से पहले काफी शोध करना चाहिए और उसके बाद में ये चीजें बतानी चाहिए। मतलब मृत्यु कई तरह की होती है, कई तरह की होती, और वो सब उसी योग में आती है, उसी योग में आती है। तो वो कौन, इसको कैसे देखेंगे अकाल मृत्यु को कि किसी के हाथ में है कि नहीं है? वो उस चीज के मैं मेरी घटना बता दूं। 2012 के आसपास, 2010 के आसपास, और एक गुरु आए थे मेरे पास जब अपने मोबाइल का शोरूम और कपड़े का शोरूम हुआ करता था। तो उन्होंने वैसे देख के मेरे को बोला कि यार तेरा आने वाला समय थोड़ा टाइट है तो थोड़ा ध्यान से रहना। तो अगले 2 साल में होने वाली एक्सीडेंट वो मेरे को पहले बता के चले गए और वो घटनाएं घटी हुए वो एक्सीडेंट। हाँ ठीक है, कहीं वहीं से तो रुचि नहीं जागी इसकी तरफ? नहीं, ये मेरे बचपन से था। हमारी जो कुल देवी है वो दुर्गा है और जो परिवार है दादाजी हैं वो बचपन से, मैं दूसरी क्लास में था तब से मैं देवी के आगे दीवा जला रहा हूँ और वो चीजें अभी भी मैंने कभी बंद नहीं किया। पिछले 13 साल से मैंने कभी बगैर पूजा किए हुए खाना नहीं खाया है। अगर किसी कारणवश समय नहीं लग रहा है तो मैं पूरा दिन खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन दीवा करके ही मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, वो अपना विश्वास है। तो ये बचपन से मेरे इस चीज की जिज्ञासा रहती थी कि भाई अपन जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, अपने मर जाते हैं, तो ये चीजें क्या हैं, तो क्यों ना अपन इस चीज को देख के तो जाएं। ठीक है। जिन गुरु के बारे में आपने बात करी उनसे कभी मुलाकात बाद में दोबारा हुई? मुलाकात गुरु से अभी जस्ट पिछले दिनों मेरी हुई है। नहीं, उन गुरु की बात जिन्होंने आपको ये बताया था 2 साल बाद? नहीं, उन्होंने कहा है, वो कह के गए थे कि मैं आऊंगा। देखते हैं अगर कभी उनकी कृपा होती है। वो एक ही बार मिले थे बस? हाँ, एक ही बार। ठीक है, मतलब ऐसे ही अकस्मात कोई आ गया? अकस्मात चलते हुए आए थे खुद ही। ठीक है। कुंडली वगैरह का ज्ञान रखते हैं? हाँ, कुंडली का मैंने बेसिक कुंडली का भी पढ़ा है। सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा ग्रह रहता है इंसान पे? एक्चुअल में अपन प्रभावी की बात करें तो समय और घड़ी के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु या कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसके बगैर अपन चल सकते हैं और उनका प्रभाव अपन
एक तरीके से इस चीज को समझो, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका शॉर्ट में। 9 ग्रह का अपना जो ये सौर मंडल है, एक्चुअली में बेसिक है 7 ग्रह और 2 है छाया ग्रह जो पृथ्वी के हैं अपने। ठीक है। आप साइंस से हो, ये बाकायदा विद सूरज घूम रहे हैं अपनी आकाश गंगा। तो जिस हिसाब से मानो आप बस में जयपुर की यात्रा कर रहे हैं, तो जयपुर की यात्रा में आप बस में कितनी भागदौड़ कर लो, जयपुर बस के साथ पहुंचोगे या पहले हम बस में यात्रा करते हैं, बस के साथ ही पहुंचेंगे। तो इन ग्रहों का जो ऊर्जा का प्रभाव है और जो इनका जो चक्रीय जो प्रक्रिया है, उसका इफेक्ट अपने 100% पड़ेगा। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया है कि ग्रह का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन अपने में इतनी क्षमता है कि अपने इनसे आगे निकल सकते। एक शनि के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं लोग, तो क्या सच में शनि इतना प्रभावी होता है? और शनि की एक जो दशा होती है, क्या सच में वो राजा से रंक बना सकती है, रंक से राजा बना सकती है? शास्त्रों के हिसाब से देखें तो शनि को न्याय का ग्रह बताया गया है। न्याय का ग्रह से है कि इन चीजों का जो इफेक्ट पड़ता है, या शनि जो ग्रह है या शनि का जो प्रभाव है अपने अंदर, वो अपनी मानसिक और भावनात्मक जो अपने शरीर है उनको वो इफेक्ट करता है, और उनके साथ साथ अपने फैसले और स्वभाव चेंज होते हैं, जिसके कारण अपने को आगे की परिस्थितियां मिलती हैं। उनको फिर अपन अपने हिसाब से लगाते हैं कि भाई हाँ, ये मैंने वहाँ किया था, इस वजह से मेरे को ये मिल गया। तो स्वाभाविक उनका प्रभाव पड़ता है और वो कार्य भी करते हैं। ठीक है। भूत होते हैं? भूत का अगर अपन देखें तो ये जो शब्द है, ये शब्द अपने समाज में विकृत हो गया। भूत और भय दोनों साथ आते हैं। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कोई भूत का नाम ले दिया, ओहो क्यों? कारण ये कि अपन ने अपने बच्चों को और अपने माँ बाप ने अपने को बचपन से डराया, बेटा बाहर मत जाना भूत, यहाँ मत जाना भूत है। तो ये शब्द इतना विकृत हो गया। इसको अगर अपन और दूसरे तरीके से अगर देखें तो इसमें प्राणी का नाम ले सकते हैं अपन, कि और भी प्राणी है क्या। तो अपन अगर उदाहरण के लिए देखें कि आज जो AI रोबोट अपना, उस रोबोट को अगर 200 साल पहले अपन कहीं किसी गांव में छोड़ दें, तो वो या तो उससे डरेंगे, हाँ भूत हो जाएगा वो, या उसके वो देखेंगे कि हाँ ये अपने लिए फायदा, या तो उसको भगवान मानेगा या वो भूत मानेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि ये बना कैसे है। आज अपन उनके साथ रह रहे हैं। तो इसका मतलब आपके हिसाब से मान सकते हैं कि भूत होते हैं, कंफर्म? इस चीज को अपन कंफर्मेशन की बजाय अगर अपने को इसमें इंटरेस्ट है तो अपने को साधनाएं करके और अपने को इस चीज को महसूस करना, और ये चीजें दूसरे आयामों की हैं। उदाहरण के तौर पे अभी एक इसमें चाइना में एक नया कैमरा इजाद हुआ है जो ये बता सकता है कि आप इस चेयर पे बैठे थे और आप चले गए, उसके बाद भी वो आधे घंटे तक आपको ये बता सकता है कि यहाँ किस साइज का आदमी किस प्रकार का आदमी बैठा था। या फिर अपन बात करें कुत्ते की, एनर्जी पे काम करते हैं। हाँ, जो खोजी कुत्ते हैं वो क्या करते हैं कि आप वहां से चले भी गए फिर भी आपको अगले 3 दिन तक ढूंढ सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपने शरीर का कुछ ना कुछ हिस्सा वहां छोड़ के जा रहे हो। तो अगर अपने को इन चीजों में उतरना है, दूसरे आयाम के प्राणियों को देखना है, ये निश्चित है। कंट्रोवर्सी का सवाल ये है कि अपने जो अनुभव में नहीं है अपन उस पर विश्वास करना नहीं चाहते। तो इन चीजों का अगर जानना है तो आप साधना की गहराई में उतरो, आपको पता चलेगा। हाँ, तो देखिए वैसे एक परंपरा रही है कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई इंसान अगर हमारे शो में आता है तो निश्चित रूप से मैं अपने बारे में एक भविष्यवाणी जरूर करवाता हूँ उनसे, तो वो अपन लास्ट में देखेंगे। हाँ। लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी सवाल हैं। एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें, नई चीजें भी गवर्नमेंट अब लेकर के आना चाह रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी पर वो पता नहीं कहाँ रह गई। आपके हिसाब से शिक्षा कैसी हो? शिक्षा के स्तर पे अगर आज का अपन स्तर देखें तो अपनी जो शिक्षा है वो है हाउ टू अर्न मनी, कि आप 10th करोगे तो इतना कमाओगे, 12th करोगे तो इतना कमाओगे, BA PhD जितना भी करोगे तो आप इतना कमा सकते हो। अगर इसको गहराई से देखा जाए तो अपने आप चारों तरफ देखो कि फिजिकल स्तर के ऊपर जो मजबूत हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जिनको शरीर का नॉलेज है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, अगर अपन आर्मी वालों को देखें वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इस चीज को अपन कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो स्तर था वो अपन बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। अगर एक कंप्लीट अपने को जीवन चाहिए तो शिक्षा के आधार पे अपने को आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और व्यवहारिक इन सारी चीजों को मिला के और अपन अगर शिक्षा प्रणाली बनाते हैं तो अपन आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत ही अच्छा तोहफा देंगे और एक बहुत ही अच्छी दुनिया का निर्माण करेंगे। अगर इस हाउ टू अर्न मनी को अपन साइड करके और शारीरिक, व्यवहारिक
इन चीज़ों को अगर साथ मिलाते हैं तो एक अलग ही लेवल जाएगा। पढ़ाई पैसे के लिए ना हो। हाँ, पढ़ाई पैसे के लिए ना हो, पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो एक पैसा का एक हद है कि अपन वहाँ तक, अब जैसे मान लो कोई उदाहरण के तौर पे कोई करोड़पति है या खरबपति है, ठीक है, अब उसका घर में बच्चा बीमार हो गया और उसको ये पता नहीं कि पेट में दर्द हो रहा है, इसको और अपन एक अपने रसोई से और अजवान उठा के दे दें और ये ठीक हो जाएगा, उसके लिए वो 20,000 रुपये खर्च करके आ सकती। अपनी दादियाँ जो घर में ऐसी चीज़ें रखती थी, जो एक फांकी बनाओ ले लो ठीक हो गई। तो अपने को पैसे के साथ साथ शारीरिक अपने को लेना पड़ेगा। आपके पास पैसे हैं लेकिन आपकी बोली मुंह खुलता है तो ही आप गालियां निकालते हो तो फिर वो पैसा किस काम का रहा है? समाज से दूर हो जाओगे। आपका व्यवहार ऐसा है कि आप हर आधे घंटे में गुस्सा कर रहे हो, तो फिर समाज आपसे दूर हो जाएगा। तो अपने को अगर एक सुंदर समाज बनाना है तो अपने को इन चारों चीजों को साथ लेके चलना पड़ेगा, जिसमें आर्थिक भी है, शारीरिक भी है, व्यवहारिक भी है जी। इन चीजों को अपने को मेंटेन करके और मानसिक, भावनात्मक, इन सारी चीजों को बैलेंस करके अपन बच्चों को अगर सिखाते हैं तो अपन नया रूप देखेंगे। वरना अपने देखते देखते पिछले 20 सालों में आप देख लो कि किस लेवल की शिक्षा पत्तियां अपन ने बनाई हैं और क्या अपन मेंटेन कर रहे हैं। मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो अपन पा नहीं रहे हैं, अपन खो रहे हैं अगर हाउ टू अर्न मनी के पीछे रहेंगे तो। ठीक बात, ठीक है, राजनीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें आपने डिसाइड कर लिया है। तो कॉलेज का चुनाव लड़ा था आपने। हाँ जी। हार प्राप्त हुई। उसमें अगर चुनावों की अपन बात करते हैं कॉलेज की, या जो मेरा पर्सनल जो अनुभव है इन चीजों का, कि हार और जीत या सफलता और असफलता अपने पसंद ना पसंद के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हर चीज में आपको अनुभव मिलेगा और जो आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। तो जहाँ अगर आज अपन बैठे हैं, मैंने मेरे जीवन की यात्राएं देखता हूँ, मेरे परिवार के जीवन की यात्राएं देखता हूँ, तो मैंने उस चुनाव से कुछ भी खोया नहीं। मेरे को जो मिला है वो मेरे लिए अच्छा रहा है। और अनुभव के स्तर पे बात करें तो वो चुनाव में मैं सफल रहा हूँ, नहीं कि असफल। ठीक है, तो ये जो चुनाव है इसके बाद आप HCL से जुड़े थे? मैं चुनावों के समय HCL में जॉब किया करता था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के। तो उसी समय? उसी समय। ठीक है। उससे पहले डिप्लोमा किया था, फिर उसके बाद में मैंने HCL में देखा और फिर वापस HCL में यूनियन बनाने का विचार आया। ठीक है, HCL से क्या सीखा आपने? HCL से सीखने के लिए देखा जाए तो देखो, वो तरीके से देखें तो वो मेरी कर्म भूमि भी रही है। मैं, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं वो, और मेरे फादर ने भी यहाँ जॉब किया है। भाई साहब हैं वो बिजनेस भी करते हैं। हाँ। लेकिन जो मेरी जो मानसिकता रही है HCL के थ्रू, तो वहाँ जो मैं देखता था कि अपने क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। HCL से अपने को जो मिल सकता है अपन उसको ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैंने संघर्ष की शुरुआत 2013 में की थी। एक समय था तब मैं VTC के लिए अप्लाई किया था। ठीक है। तो कहा कि एम्प्लॉयों को ही मिल सकता है। VTC थोड़ा सा लोगों के लिए इजी कर दीजिए। VTC जो अपना इलेक्ट्रिकल का जब डिप्लोमा होता है या BTech होती है किसी भी ट्रेड से, हाँ। तो उसके लिए 1 महीने का कॉलेज ट्रेनिंग के लिए अपने को बताती है कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रेनिंग करके आ जाए। तो उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ आए तो कहा नहीं, हम तो एम्प्लॉय को करवाएंगे। तो मैंने उस दिन भी अधिकारियों से बातचीत की, जो यहाँ अधिकारी थे मिस्टर घोष करके। मैंने ये कहा कि सर आप यहाँ हो, यहाँ ही खा रहे हो, यहीं रह रहे हो, हाँ। यहाँ ही हमारी जो जितनी भी जमीन है आप उसका उपयोग कर रहे हो और यहाँ के बच्चों को आप वंचित कर रहे हो। जरूरी है क्या? हमारी जो पिछली पीढ़ी है वर्कर रही है तो अगली पीढ़ी भी वर्कर ही रहेगी। ये आपको ये करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते हो तो हम संविधान की तरफ से हम स्वतंत्र हैं, हम हमारा प्रयास करेंगे जिस भी तरीके से होगा। तो फिर वो बात उनके समझ में आई, हाँ। और लोकल बच्चों के लिए उन्होंने VTC का ऑप्शन खोला। ठीक है, हड़ताल कर दी थी आपने वहाँ? हाँ, उस समय हड़ताल नहीं, वो 2012 या 8 की बात है। वो क्यों करी आपने? हड़ताल हुई थी 2017 में। हड़ताल का मामला क्या हुआ है, उस समय हम TCL करके कोई कंपनी थी, उसमें TCL, ये जो अब वाली TCL है? हाँ, अब TCL चली गई, अब SMS है। उससे हाँ। पहले शुरुआत में TCL कंपनी करके आई थी। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस HCL के अंदर हड़ताल कर दी थी आपने? हाँ, वो 2017 फरवरी के
आसपास की बात है, जब हम टीसीएल में जॉब किया करते थे एज इंजीनियर, मैं और मेरे भाई साहब हैं, मेरे मित्र हैं देशराज जी सन्नी। हमें पहले ही पता चल गया था वहाँ की हाव भाव देख के कि ये टीसीएल वाला और जो मालिक है वो यहाँ के वर्करों के पैसे कुछ ना कुछ कम करके दे के जाएगा। हमने उनको आगाह भी किया, लेकिन जो उस समय के जो एचसीएल की यूनियन के नेता थे उनको भी बताया, लेकिन वो चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाई, वो चला गया। जाते ही जो अपने वर्कर थे, सहकर्मी थे, वो सारे प्रयास करके वो हमारे पास आए घर पे। घर पे आने के बाद उन्होंने कहा कि यार भाई साहब, बड़े भाई साहब को बोले कि आपको इस चीज़ का पता है, पापा को बोलो कि आपके बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज है, इनके पास पूरी टीम है, तो आप कैसे भी प्रयास करके हमारे पैसे दिलवाओ उनसे। हमने शुरुआत की फरवरी में और वो 86 दिन की हड़ताल चली। पैसा जेब से लगाया हमने। उसके लिए हमने ये कहा था कि ठीक है भाई, 2012 में चुनाव में और लग गए, अगर आपके पैसे आते हैं तो आप हमें दे देना, वरना ठीक। कितने पैसे रुके हुए थे? 3.5 से 4 करोड़ रुपए के आसपास पैसे थे। कितने लोगों के थे? 350 लोगों के। 350 लोगों के, जिसमें 40,000 से लेके 3 लाख रुपए तक पैसे थे। तो हम सर्दियां देखी फरवरी में, फिर हमने मार्च में थोड़ा सा बदलाव का मौसम देखा, बारिशें देखी, वहीं पड़े रहते थे दिन रात, वहीं रात को सोना। विरोधियों ने काफी परेशान भी किया, ग्रुप को भी परेशान किया, पुलिस वालों ने भी परेशान किया। जैसे ही एसडीएम साहब या कभी तहसीलदार साहब आते थे या थाने वाले आते थे, तो हमने ये कहा कि भाई हमारे पैसे लेके चले गए तो हम तो बर्बाद हैं, आप हमें मार के उठाते हो या हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हो, आपकी मर्जी है। फिर हमने, जो बड़े भाई साहब हैं वो जो अपना टेक्निकल जो ज्ञान है उनको वो अच्छा है, तो उन्होंने आगे लड़ाई आरएलसी के पहुंचाई। फिर यूनियनों ने भी जो एचसीएल की जो यूनियंस है उन्होंने भी सहयोग किया, और वो लड़ाई हमने 86 दिन में पूरी की। वहाँ बैठे रहे और वो 3.5 करोड़ रुपए यहाँ के वर्करों के वापिस आए। ठीक है। उसके बाद में फिर इस चीज को धीरे धीरे हम लड़ते रहे, जिससे काफी एचसीएल में वर्करों को बेनिफिट भी मिला है। ये था। ठीक है। इंजीनियरिंग करी है आपने? हाँ, इंजीनियरिंग की। कौन सी ब्रांच से? इलेक्ट्रिकल से। इलेक्ट्रिकल से करी आपने, पहले बताया कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। इलेक्ट्रिकल। ठीक है। तो एचसीएल कब छोड़ा आपने? एचसीएल 2017 में ये हड़ताल करने के बाद जितनी भी कंपनियां थी उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अभी नेता को हमें वर्कर्स की और इंजीनियर्सों की जरूरत। हाँ, मेरे को भी मना कर दिया। तो नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ, नेतागिरी कर रहे हैं। भाई साहब को भी मना कर दिया, जो हमारे महामंत्री हुआ करते हैं देशराज जी, उनको भी मना कर दिया, पापा को भी मना कर दिया, पूरे परिवार को भुगतना पूरे पड़ा। परिवार को मना कर दिया। अब उसके बाद में एक घटना बताता हूँ आपको उस समय की। भाई साहब जैसे इलेक्ट्रिकल से इंजीनियर थे ही, पापा को थोड़े दिन बाद यहाँ जो वापस ले लिया। पापा को लेने का कारण यह था कि वो टेक्निकल अच्छे थे, नॉलेज उनको इलेक्ट्रिकल से अच्छा है। भाई साहब मैकेनिकल से इंजीनियर हैं, तो वो उदयपुर चले गए। अब मैं घर पे बैठा कि यार मैं तो क्या करूं, जॉब नहीं कर सकता। घर वालों ने कहा क्यों नहीं कर सकता है, वो मेरे से आंखों से देख के अगर कोई आदमी किसी को परेशान कर रहा है या और कुछ कर रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, वो फिर निकालेंगे मेरे को। तो बोला क्या करेगा, देखते हैं ऊपर वाला क्या बनाता है। अब मैंने प्रयास किया कोई टेंडर वगैरह लेने का, गाड़ी रेंट पे चलाने का। फिर एक दिन मैं गया, इन चीजों का जो इंटरेस्ट पूछ रहे थे आप, एस्ट्रोलॉजी वगैरह का, इनका कैसे आया। तो मैं रेलवे में एक कंपनी हुआ करती है जो अभी डीएफसीसी का जो डबल लाइन गिरी है, मैं उसके ऑफिस में चला गया टेंडर लेने के लिए। तो वहाँ अखबार पढ़ा था, तो मैं अखबार बहुत ही कम पढ़ता हूँ, आप जैसे यार दोस्त हैं उनसे ही सूचनाएं सर। अब तो मीडिया आ गया, अब तो कभी कभार देख लेते हैं। तो मैंने देखा राशि, तो उसमें ये लिख रखा संयम आप अगर रखोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। तो मैं 11 बजे से और शाम को 6 बजे तक वहां बैठा रहा, वरना मैं आधी घंटे से ज्यादा उस समय कहीं बैठता ही नहीं था। 6 बजे वो मैनेजर मेरे पास आए, बोले यार बेटे तूने बहुत इंतजार किया है, मैं तेरे से खुश हूँ, तेरे को मैं काम दूंगा। और उसके बाद में वो जितनी अपन ने जग भलाई की थी, उसका ऊपर वाले ने अपने को आशीर्वाद दिया। आज यार दोस्तों की गुरु कृपा से, आप जैसे सहयोगियों अपना फैमिली बिजनेस है। ठीक है। तो भाई साहब देखते हैं सारा, छोटे वाले भाई हैं वो रेलवे में जयन है, और पापा हैं वो इलेक्ट्रिकल का काम छोटा वगैरह अपना ही देख लेते हैं। अच्छा चल रहा है। उस दिन से हम भक्ति में हो गए। उस दिन से फिर पूरा और इंटरेस्ट हो गया। और फिर देखो इस चीज के लिए अपना अगर समाज के स्तर पे बात करें, तो इन चीजों को देखने के लिए थोड़ा सा
अर्थ की जरूरत कैसे पड़ती है कि आपको समझ चाहिए। हाँ। अगर आप इन चीजों पे रिसर्च करना चाहते हो, कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं कि आप चलते वक्त भी कर सकते हो, 2 मिनट की भी है, 1 मिनट की भी है। हाँ। बताऊं भी मैं आपको। ठीक है। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जैसे आर्थिक स्थिति और सुधार आई, तो फिर मैंने सोचा कि भाई सब नहीं कर सकते हैं तो अपन इसमें गहराई से उतरते हैं और अपनों को फायदा देते। ठीक है। बीच में एक हथियारों की स्मगलिंग का या अवैध हथियार का कह लीजिए एक मुकदमा सामने आया। हाँ, क्या था वो उसी हड़ताल के दौरान की बात है। खेतड़ी और आसपास का एरिया उस समय वो 48 लेवल की हुई थी कि हर गांव हर गली में वो मामला पहुंच गया था। तो कुछ अपने प्रेजेंट राजनेताओं के इस चीज का थोड़ा भय भी हो गया, क्योंकि राजनेता का नाम ही ये है कि समय के अनुसार अपने को क्या फैसला लेना है जिससे पहले अपने को फायदा हो फिर गांव को। ठीक है। उस स्तर से भी उस लाइन में मैं उस स्तर से कुछ पुलिस वालों ने, पॉलिटिशियनों ने थोड़ा बहुत जो विरोधियों, नाम ले दीजिए, मैं विरोधियों का नाम लूंगा। हाँ। क्योंकि अपन उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते कि वो कैसे हुआ। वो जांच भी हुई, वो घर पे भी आए, भागदौड़ भी हुई, 5 दिन में बाहर भी रहा, और सहयोग देने वालों ने सहयोग भी दिया। उस समय राजनेता ये नहीं है कि सभी खिलाफ थे, काफी सहयोग भी दिया उन्होंने। तो वो चलती रही 5 से 1 हफ्ते की जो भागदौड़ हुई। उसके बाद में वो पता चला कि वो ऐसा कोई मामला ही नहीं है, वो कोई खिलौना था। खिलौना के हिसाब से उन्होंने उस चीज को बनाया था कि जिससे ये सारा मामला खत्म हो जाए और एक नया कोई यूनियन लीडर न खड़ा हो। ठीक है। लेकिन वो अपने लिए अच्छा रहा। और उस समय भी वो जो दूसरी हड़ताल की ये घटना है 2019 के आसपास की, उस समय भी लोगों के 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास आए। काफियों की, वर्करों की नौकरियां बची और जो माहौल बिगड़ा हुआ था वो सुधरा। ठीक है, परेशानियां इन चीजों में आती हैं, लेकिन अगर अपन परेशानियों को देख के अगर ये सोचेंगे कुछ करना ही नहीं है तो वो पहले मर गया, जो निकलेगा नहीं वो पहले मर गया। ठीक है। तो वो दूसरी विरोधी पॉलिटिशियन कौन थे उस समय? अगर अपन बातचीत करें तो वो अब बीती बात है, अब उसको अपन खत्म कर दें तो ही अच्छा है। नाम नहीं लेना चाहेंगे? हाँ, वो अभी उसका कारण ये है कि अपन आज मीडिया के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। अब अपन उस चीज को अगर ओपन करते हैं या और कुछ करते हैं तो वो न अपन प्रूफ मेंटेन कर पाते हैं। हाँ। और कुछ कर पाएंगे तो वो दिशा दूसरी जाएगी। ठीक है। अच्छा, वो राजनीति का प्रभाव था, वो जैसे था चला गया। सपोर्टर को बता दीजिए। वो दोनों एक ही चीज गुप्त रह जाने दीजिए। हाँ। अभी फिलहाल कितने एक्टिव मुकदमे हैं आप पर? अभी प्रेजेंट की बात करें तो एक्टिव मुकदमा मेरे एक है, वो भी यूनियन से संबंधित है। जब एसडीएम के पास हड़ताल हुई थी उस समय एक्टिव मुकदमा है। क्रिमिनल मेरे मुकदमा एक भी नहीं है। मुकदमे पहले लगे थे, कुछ गुजर आरक्षण के थे, वो भी सारे खत्म हो गए। अब अगर मुकदमों की बात करें तो ओनली एक एक्टिव मुकदमा है, और वो भी समाज के लिए। मेरा पर्सनल कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसके ऊपर मेरे कोई मुकदमे हो। तो एक ये आपके गुजरों के अंदर एकता बहुत है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? अगर इनको अगर बेसिक तरीके से देखें तो ये सौभाग्य है हमारा, हमारे समाज में एकता अच्छी है। आपने भी कभी देखा होगा कि हमारे समाज की 3 से 4 बारातें एक ही घर में चली जाती हैं, लेकिन झगड़े नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं इन चीजों के इस हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं इन चीजों को देखता हूँ स्वभाव के हिसाब से, कि हमारे समाज में प्रकृति के आसपास रहने वाले लोग ज्यादा थे, जिस वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं मजबूत रहती थी। अब वो धीरे धीरे जैसे अपना ढांचा रहने सहने का बदलाव कर रहा है, उसी हिसाब से तार्किक बुद्धियां बढ़ रही हैं। अब वो धीरे धीरे खत्म हो भी हो रहा है। तो जैसे जैसे अपन अपने शरीर में और अपने परिवार में बदलाव करेंगे रहने सहने का, और खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो एक अव्यवस्थित माइंड हमेशा समस्या रहेगा। खेतड़ी के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही टिकट के ऊपर गुजर ही आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं, इस पे क्या कहेंगे? इस पे अगर बात करें तो ये बाहुल्य क्षेत्रों का माहौल रहता है। भाई यहाँ गुजरों का है, झुंझुनू में चौधरियों का है, हाँ, और कहीं है जहाँ मीणाओं का भी है। ठीक बात है। तो वो क्षेत्र के हिसाब से राजनीति। हाँ, मतलब हर आदमी की अपनी कुछ स्वेच्छाएं हैं। हाँ, और वो रहती है। वो रहती है। बीच में आपने HCL के बारे में जिक्र किया था कि बहुत सारी कमियां आपने गिनवाई थी और हमने उसका कुछ फायदा नहीं उठाया, ये भी आपने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आपके हिसाब से HCL से क्या फायदा मिलना चाहिए इस क्षेत्र को? अगर अपन बात करें तो हर चीज का, जैसे घर से भी अपन मान लो कोई चीज बनाते हैं तो उसका अधिकार सबसे पहला घर वालों का होता है। तो इसी हिसाब से ये HCL अपने क्षेत्र में है, क्षेत्रीय तहसील में है। तो बात करें तो जो पंचायतें हैं
या खेतरी तहसील है, वो क्या क्या, जैसे अपन समस्याओं पे बात करते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या झेलती हैं। आपने देखा होगा, आप भी यहीं पले बड़े हो, कि जो अपनी चिमनी है उससे सल्फर गैस निकला करती थी। ठीक बात है। उससे कितने आदमी इफेक्टिव थे, तो उन्होंने जीना मुश्किल होता था उन दिनों। जीना मुश्किल होता था। वो जैसे 5 मिनट या 10 मिनट रहती थी, तो वो ये मानो मरने के कगार पे अपन आ जाते थे। उसके बाद में ठीक है वो खत्म हुई, कोई पॉलिटिकल था क्या था, लेकिन वो खत्म हो गई। अब बात करें वहाँ डैम की समस्या एक ऐसी है कि वो जो फिलहाल सूखा पड़ा है, हवा के साथ वो उड़ के टाउनशिप में भी आता है, गोठड़ा पंचायत में भी आता है। आज अगर मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर गोठड़ा में अगर मेडिकल जांच करवाएं, चौथा या पांचवा बंदा सिलिकोसिस बीमारी के सिम्टम्स के साथ है। और सिलिकोसिस बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कई सरकारें उसके ऊपर अपने को पेंशन देती है। तो सरकार से पैसा पेंशन में अगर छूट रहा है तो इसका मतलब वो समस्या बड़ी है। तो दूसरा, ट्रैफिक पंचायत भुगतती है, या आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में जितनी भी पंचायतें हैं वो भुगत रही। कोई जो भय है, भूकंप का है, किसी नुकसान का भय है, वो अपनी जो लोकल जनता है वो भुगत रही है। इसके अवेज में एचसीएल अपना सीआरएस का जो फंड है वो पूरा का पूरा अपने क्षेत्र में लगाए, जिससे अपने सुधार हो। अपने इनकी वजह से जो बीमारियां भुगत रहे हैं, उन बीमारियों को खत्म करने के लिए आसपास के एरिया को मेडिकल सुविधा मुफ्त दी जाए। तीसरा, यहाँ की जमीनें एचसीएल की वजह से खराब हुई हैं, चाहे वो डैम की माटी ले लो, या फिर जीरो लेवल से नीचे माइनिंग चली गई तो वो पानी का बहाव मान लो, या फिर यहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है, जिस अप डाउन है, यहाँ पे 5 से 7 हजार आदमी अप डाउन करते हैं। तो किसी भी रास्ते से आप निकलते हैं तो वहाँ पोल्यूशन बनेगा। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए एचसीएल से अपनी ज्यादा बड़ी मांगे भी नहीं है। मांगे भी क्या है, ये अपना अधिकार है। हाँ। इसको अपन संवैधानिक तरीके से भी लेंगे, चाहे अपन पॉलिटिक में आते हैं तो भी और नहीं आते हैं तो भी। ये मेरा उद्देश्य रहा है। मैं क्षेत्र को किसी भी रूप में, जब ये नहीं है कि भाई मैं राजनीतिक पद पे रहूंगा तो ही मैं काम करूंगा, मैं करता आ रहा हूँ। और मैं महीने में या 2 महीने में 1-2 लेटर मैं एचसीएल को देता भी रहता हूँ। तो मेन चीजें मैं जो काम कर रहा हूँ वो बताता हूँ आपको पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहला तो ये है कि भाई आपकी वजह से हम बीमारियों का घर बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे क्षेत्र को मेडिकल सुविधाएं आप फ्री दो। दूसरा यह है कि भाई यहाँ की जमीनें आपके कार्रवाई से वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। दूसरा, आपकी जो मिट्टी है या पोल्यूशन है जिस वजह से हमारी जमीनें चली गई, तो आपकी पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी हर घर हर खेत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, और वो आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम मांग रहे हैं, आपको देना ही पड़ेगा किसी भी रूप में दो चीज आप। तीसरा पॉइंट है लाइटिंग का और रोड का। ये फैसिलिटी आप अगर हमारे क्षेत्र की मिट्टी या पत्थर या तांबा काल रहे हो तो उसके अवेज में आप हमें क्या दे रहे हो। एक समय हुआ करता था, मिनी मुंबई के नाम से कोपर को जाना जाता था। ठीक है। लाइटें रोजड़ा तक लाइटें हुआ करती थी, इधर से गाना क्रॉस करके भी लाइटें हुआ करती थी। वो सारी चीजें चली गई। तो वो आप कमा रहे हो, प्रॉफिट में हो, फिर भी आप कुछ भी नहीं दे रहे हो इनको। तो लाइट का, पानी का और मेडिकल सुविधा ये हमारा अधिकार है। इसके लिए चाहे पद पे हो चाहे मत हो, सरपंचों को मोटिवेट करेंगे, डेलीगेटों को मोटिवेट करेंगे और इस चीज को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, करना ही पड़ेगा। इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको जी, बात ही आ गई तो सबसे बड़ी और जो यहाँ के राजनेताओं को करनी चाहिए, वो चीज कोई भी हो, आपको भी पता है, आप टेक्निकल लाइन के आदमी हो, कि रॉयल्टी जाती है हर चीज की। राजस्थान गवर्नमेंट लगभग 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी के एचसीएल से लेती है, और वो तरीका भी है जाने का। तो जब 100 करोड़ राजस्थान गवर्नमेंट ले रही है तो उसका 10% का अधिकार तो अपने क्षेत्र का है या नहीं। ठीक बात, वो तो अपने को देना ही चाहिए। तो 10% तो वो 10 करोड़ रुपए हो गए सालाना। अब अगर 5 साल की बात करें तो 50 करोड़ रुपए हो गए। एवरेज वैल्यू में अपन बात करें तो एक पंचायत समिति में 200 करोड़ के आसपास का बजट आता है, और स्कीमें हैं वो अलग है। तो अपन अगर 50 करोड़ रुपए और जोड़ते हैं किसी भी तहसील के में, और पंचायत की बात करें तो 1 साल का ही बजट बहुत है एक पंचायत को विकसित करने का। इसके अलावा इसके लिए अपने को विधानसभा में भी बोलना चाहिए, मीडिया के माध्यम से हर पंच हर सरपंच को भी बोलना चाहिए, एकजुट होकर इसके लिए लड़ना भी चाहिए, और इसके लिए मैं प्रयास भी करूंगा मेरे स्तर पे। दूसरा है सीएसआर का फंड। सीएसआर का फंड एचसीएल वाले क्या करते हैं, किसी मंत्री के लगा दिया, कहीं किसी गांव में लगा दिया, कोई
यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओनली उनको कागजों में दिखाना है। CSR के फंड का 80% हमें हमारी नियर जो पंचायतें हैं उनमें चाहिए। उसके लिए हम बाई कोर्ट लेते हैं या हम संविधान के तहत रह के लड़ाई करके लेते हैं। जो लड़ाइयों का जो रूप है, आंदोलन, बहिष्कार करना कार्य का जो भी है, अपन उनको उचित तरीके से जो भी बैठ के प्लान करके अपन उसको करेंगे। आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद। SCL को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये देना पड़ेगा। मैंने मेरा पूरा जीवन इसी के लिए लगा रखा है और मैं इसको कैसे भी करके प्राप्त करूंगा। ठीक है। शिव के उपासक हैं आप जी। जो ये आज की जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, वो शिव से कैसे रिलेट करे, कोई ऐसे एग्जांपल्स देंगे? अपन बात करें तो शिव ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें नहीं है। अगर मानते हैं तो अब शिव को पूजने का जो तरीका है या वो अपने शास्त्रों में कई तरीकों से लिख रखा है, लेकिन अगर सही से बात करें तो उसका तरीका सीधा सा है कि आप हर वस्तु में अपने इष्ट को देखें। शिव एक ऐसे अपन भगवान बोलते हैं या उनको ईसा बोलते हैं या जो भी अपन किसी भी रूप से बात करते हैं, तो शिव अपने आप में जब ये धर्म नहीं हुआ करते थे उससे भी पहले के, और उनको अगर जैसे अपन ओम का नाम आता है तो अपन सीधा अपना ध्यान शिव पे जाता है। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ओम की ध्वनि 3 अक्षरों से मिलके बनी है। उदाहरण के लिए आ, उ और मैं। अब देखो गूंगे आदमी आपने भी देखे होंगे, वो 3 ही ध्वनियां निकाल सकते हैं, आ, दूसरी ऊ। सही बात है। और तीसरी इसको अगर अपन जोड़ते हैं तो क्या बना, तो ये सृष्टि की मौलिक ध्वनि है। बाकी जितनी भी ध्वनियां इंसान आज इस पृथ्वी पे यूज कर रहा है वो अपने रहन सहन और अपने व्यवहार को मेंटेन करने के लिए कर रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो कीड़ी जा रही है, कीड़ी को पता है क्या इसका नाम कीड़ी है, या बिल्ली को पता है क्या इसका नाम बिल्ली है। ये बाकी जितनी भी ध्वनियां हैं अपना बनाई हुई हैं वो अपने उपयोग के लिए। मूल ध्वनि यही है। सभी धर्मों में अपन अगर देखें गहराई से अगर अपन जाते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में जो सूफी संत हुआ करते हैं, बौद्ध धर्म वाले हैं, ईसाई हैं, अपने वाले हैं, अपने वालों ने उसको डायरेक्ट लिया है। जो मोमडन्स है वो आमीन, यूज इन्हीं ध्वनियों का करना है। बौद्ध हैं वो भी इसी ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो ये शिव अपने आप में रहस्यमयी, उनका वर्णन करना या अपन अगर शिव के ये देखें कि शिव कौन है तो उसके उनके लिए सबसे सीधी लाइन एक ही है कि शिव वो हैं जो सब कुछ हैं और शिव वो हैं जो कुछ भी नहीं। अगर अपन उनको किसी एक वस्तु के साथ जोड़ के अगर देखते हैं तो इसका मतलब वो नहीं है। तो हर वस्तु में उनको देखते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी धर्म हैं वो शिव की उपासना कर रहे हैं। शिव की उपासना करना एक अलग चीज चली जाएगी। अपन बात कर रहे हैं कि मौलिक ध्वनियों की उपासना कर रहे हैं। जो ध्वनियां ब्रह्मांड की ध्वनियां हैं, अगर गहराई से जाएंगे तो सभी उन ध्वनियों के पीछे। और अपन इसको और गहराई से देखें तो सृष्टि की जो ध्वनियां हैं वो वाइब्रेशन, आप फिजिक्स के हो, हर वस्तु में कंपन है। वो कंपन अपन पहचान लेते हैं और उन कंपनों के पीछे जाते हैं तो अपन अपने आप में बदलाव देखते हैं। जी। वैसे कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर को बेचारे को पता ही नहीं है कि अपन शेर है। हाँ शेर है उसको तो पता ही नहीं ना, वो तो अपन ने यूज कर रखा है। हाँ अपन ने यूज किया है, उसको थोड़ी पता है, वो अपना जीवन जी रहा है। इसमें एक चीज और आती है, अपन अगर गहराई से देखें, अपन पशुओं को और जो अपन बात कर रहे थे हस्तरेखा की कि भाई अपन क्या बन जाएंगे क्या नहीं बनेंगे, या ग्रहों का नक्षत्रों का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो इसमें अगर तरीके से अपन देखें तो पशु और अपन या जीव या इंसान, उनमें फर्क क्या है कि भोगने का, कि जितने भी पशु हैं, जैसे एक गाय आप लेके आए, हाँ। 1 साल आपने रखी, 6 महीने मैंने रखी, 1 महीने उन्होंने रखी, वो घूमती रहेगी, वो सेल्फ इच्छा से कहीं भी नहीं जा सकती। ठीक है। तो वो ओनली भोग रहे हैं। हाँ। कि भाई अपने को कभी इसके पास रहना है कभी इसके पास रहना है। इंसान के पास एक ऐसा रूप है कि वो अपना फैसला समय ले सकता है और हर वस्तु के ऊपर, हर काम के ऊपर अपने अंदर से एक आवाज आती है हाँ या ना। फिर अपन कौन सी चूज करते हैं उसके हिसाब से अपना भविष्य बनता है। अंतर्मन की आवाज। हाँ अंतर्मन की आवाज। अपने पास अपने फैसले लेने की क्षमता है। तो अपन पशुओं से इसी बात के लिए तो आगे हैं। लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर उपयोग की बात करें या अपने आप को जानने की बात करें तो सभी पशुओं से पीछे है इंसान, खुद को जान ही नहीं रहा है।
ठीक है, आपके हिसाब से जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले तो अपन देखें तो खुद को मेंटेन करें। अब खुद को मेंटेन करने के लिए अपने को, जब वो अपने पीछे बात हुई, हाँ। शिक्षाओं के ऊपर ध्यान दें। और सबसे बेस्ट तरीका है खुद को जानने के साथ साधनाएं करें, अपने व्यवहार को मेंटेन करें। हो सके जितना आप प्रसन्न रहो। आप पूरी दुनिया को जो चीज दे सकते हो वो सबसे अच्छा है कि एक हंसता खेलता चेहरा और एक इंसान जो अपने चारों तरफ के माहौल को बदल सकता है। उसके तरीके हैं, अपने पूर्वजों ने इतने तरीके दिए हैं जिन तरीकों का उपयोग करके अपन 24 घंटे और 24x7 में अपन आनंद में रह सकते हैं। तो उन चीजों का उपयोग करो, अपने आप रास्ते बनेंगे। ठीक है। अंगुलियों के अंदर नगीने पहनते हैं लोग, कोई सोने में पहनता है, कोई तांबे में पहनता है। क्या इसका सच में कोई प्रभाव है? देखो, इन चीजों का प्रभाव आप ऐसे देखो कि आप फिजिक्स से हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कंपन और वस्तु दोनों अलग चीज है या एक ही है? ऑब्जेक्ट और वाइब्रेशन, देखिए इलेक्ट्रॉन होता है ऑब्जेक्ट में और वो वाइब्रेट कंटिन्यूअसली करता है। तो इसका मतलब कंपन और वस्तुएं, हर वस्तु में एक अलग कंपन है। ये क्लियर सी बात है। तो हर वस्तु में अलग कंपन है तो उसका गुण भी अलग है। वाइब्रेशन यानी फ्रीक्वेंसीज जो निकलती हाँ, है, जो वो एनर्जी सबके वाली, अलग वो अलग डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। मूल ध्वनि वो तीन ही है। उसके अलावा अपन अगर स्टोन की बात करें, स्टोन की बात आपको किसी भी वस्तु की बातचीत करके देख लो। चलो तांबे और चांदी की, सोने चांदी की बात करें, सोने की तासीर गर्म है, चांदी की तासीर ठंडी है। ठीक है। तो स्वाभाविक बात है, अपन अगर अपने शरीर के ऊपर चांदी पहनते हैं तो अपने शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल होगा। आप अगर अपने शरीर को एक बढ़िया स्टेट में रखते हो तो आपको वो क्लियर नजर आएगा। अपन सोना पहनते हैं तो सोना अपने शरीर को हीट रखेगा, तो उसका भी फर्क अपने को नजर आएगा। ऐसे ही जितने भी ये पत्थर हैं जो अपन ये पहनते हैं, इनको कैसे पहनते हैं वो एक अलग चीज है, और किस स्तर पे पहनना चाहिए वो एक विज्ञान की भाषा में या शास्त्रों की भाषा में अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हर पत्थर का या हर वस्तु का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपका शरीर हर पल हर सेकंड इस ब्रह्मांड से आदान प्रदान कर रहा है। तो आपके पास जो भी वस्तुएं रहेगी, अपन कहते हैं संगति का असर, तो वो संगति का असर इंसानों की जरूरत नहीं है। आप जिस भी सजीव या निर्जीव जो भी वस्तु बोलते हो, वाइब्रेशन के आधार पे सभी जीवित है। अगर वाइब्रेशन की बात करें तो जो हिल रहा है वो जीवित है। तो अगर उसकी बात करें तो आप जिस भी वस्तु के पास रहोगे वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगी। वो फैसला आपका है कि आप कौन सी परिस्थिति में किस स्टोन का यूज मतलब सारांश ये इफेक्ट करते हैं। हाँ, इफेक्ट करते हैं। और आजकल एक ये एडवर्टाइजमेंट बहुत चलता है ब्रेसलेट का, जैसे ये हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं और उसमें कई सारे 5 तरह की चीजें होती हैं, तो वो सब भी चीजें इसका मतलब इफेक्ट करेंगी। लेकिन इन चीजों का फैसला आप अपने समय विवेक से, या जो वो स्थित जो इस चीज के जानकार हैं, आप उनके बगैर मीडिया के माध्यम से 99% अपन देख रहे हैं कल स्कैम हो रहे हैं। हाँ, स्कैम है वो ज्यादातर। तो आप इन चीजों को उपयोग करते हो तो आप किसी समझदार व्यक्ति से या इस फील्ड का जो व्यक्ति है उसकी बगैर राय लिए न पहने, वरना ये ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को काफ़ी सालों से पढ़ता आ रहा हूँ। आप अगर किसी भी नई फील्ड में पैर रखते हो तो आपको एक जागरूक और उस चीज़ का जानकार आदमी आपके साथ होना चाहिए, वरना आप भ्रम की स्थिति में जा सकते। ठीक है। तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्या अंतर है तीनों में? ये अपन तरीके से देखें तो अगर शास्त्रों की बात करें तो मंत्र का शुरुआत है ध्वनि से, कि अपन ध्वनि का उपयोग करते हैं जिसके अर्थ की जरूरत नहीं है। वो वाइब्रेशन करेगी तो आपको भी पता है कि वाइब्रेट होता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हीट करता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसका मतलब उनके साथ साथ वो घटना घटी है तो वाइब्रेट भी हुआ है। तो वाइब्रेट हुआ है तो उसमें कोई ना कोई ध्वनि भी निकली है। तो अपने पूर्वजों ने उस ध्वनि को पकड़ के इन मंत्रों को इजाद किया, जो अपने शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक रूप से बदलाव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें तंत्र की, तो तंत्र ऐसी चीज है कि हर वस्तु की आकृति होती है। तो मंत्र अपन जो बोल सकते हैं, जैसे अपन ने कै बोला, तो कै बोला तो अपन कै लिख भी रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो भी कै है और लिख रहे हैं वो भी कै है। तो तंत्र एक ऐसी चीज है कि वो वस्तुएं जिनका आपको तरीका पता है कि इनको कैसे यूज करना है, और उनको अपन
रख रखाव को अगर तरीके से, तो वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। तो आकार तंत्र है, ध्वनि मंत्र है। और यंत्र की बात करें तो यंत्र उदाहरण के तौर पे आज अपन स्कॉर्पियो यूज कर रहे हैं, गाड़ियां यूज कर रहे हैं, या मान लो ये माइक यूज कर रहे हैं, लाइट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ये 2 या 2 से अधिक आकृतियों का मेल और एक यंत्र बनाता है। तो आधुनिक तरीके से देखें तो जितने भी अपने चारों तरफ गैजेट हैं वो यंत्र का रूप है। और इन्हीं चीजों को अपन अगर पीछे अगर और जाएं तो इन चीजों को अगर बढ़ाते हैं या उनको देखते हैं तो किसी भी आकृति के उपयोग के तरीके को और अपन उसके अपने जीवन को जो सुलभ बनाते हैं वो यंत्र का रूप होता है, जिनको आज अपन मशीनरी बोल रहे। जी, भाग्य और कर्म आपके हिसाब से बड़ा कौन है? अगर तरीके से गहराई से देखें तो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब इनको उदाहरण से अपन देखते हैं। अभी तक अपन यहाँ बैठे हैं, इस स्टूडियो में बैठे हैं, इतनी ऊर्जाओं ने काम किया है, इतने तरीकों ने, इतनी परिस्थितियों ने काम किया है जो अपन यहाँ पहुंचे हैं। तो ये अभी इस पल, इस क्षण तक ये अपना भाग्य था कि अपन यहाँ आ गए। बात इंसान और पशु में ये है कि अब अगले क्षण अपने को किस स्थिति में रहना है, ये फैसला अपने ऊपर है। तो यहाँ से अपना कर्म शुरू हो गया। इसीलिए तो क्या करेंगे, हाँ, अब अपन क्या करेंगे। तो इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है गीता में, प्रेजेंट जो अपना क्षण है, आप उस पल में क्या करते हो। गुरुओं ने कहा है कि आप प्रेजेंट क्षण में आप क्या करते हो वो आपका भविष्य तय करेगा। इसीलिए तो अपन ने बात की तब कहा कि भविष्य फिक्स नहीं है। तो भाग्य आपको प्रेजेंट स्थिति देगा और कर्म आपको अगला भविष्य बनाने के लिए स्वतंत्र करता है। तो ये एक हिस्से के 2 पहलू हैं। और झगड़ा करते रहे तो मुर्गी आई अंडा पहले, वो चलता रहेगा। ठीक बात है, ठीक है। विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं? विज्ञान और अध्यात्म की अगर अपन बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की बस वाली, भाई अपन ने नया इजाद क्या किया है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर तरीके से बात करें, अपन ने उपयोग के तरीके चेंज किए हैं। चलना आता है, अपन ने गाड़ियां बना ली, रॉकेट बना ली, प्लेन बना लिए। बोलना आता है, माइक बना लिए। सुनना आता है, स्पीकर बना लिए। तो ये देखना आता है तो अपन ने सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी यंत्र बना लिया। अब अपन बारीकी से बात करें इस चीज को, ये जितनी भी चीजें हैं अपने शरीर में ये वर्किंग हो रही है, अपन ने उनके तरीके चेंज किए हैं, तभी तो अपन आगे पहुंच रहे हैं। अपन ने नया जनरेशन, अपन सोच रहे हैं कि अपन ने कुछ नया बना दिया। अगर नए की बात करें तो अपन ने ओनली प्रकार नए बनाए हैं, वरना अपन इस जो सौरमंडल है इनकी क्षमताओं का उपयोग करने के तरीके चेंज कर रहे हैं। जी, ठीक है। अभी आप राजनीति की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से काफी सारे सवाल उसके बारे में होंगे। पहली चीज ये है कि आपके हिसाब से समस्याएं क्या है? आप क्या देख पाते हैं जो और लोग नहीं देख पा रहे, जिस रीजन के अंदर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अगर समस्याओं की बात करें तो अपन जो नॉर्मली जो अपन बात करते हैं कि हम ये बदलाव कर देंगे, हम वो बदलाव कर देंगे, उन बदलावों से अपन इतना समाज के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। सबसे पहले अपने को जो अपने आने वाली जनरेशन है उनको किस हिसाब से मेंटेन कर सकें, उनको किस हिसाब की अपन पृथ्वी दे रहे हैं। जैसे मेरे गुरु का एक मूवमेंट है सेव सोइल, जो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है हम भी करते हैं। तो अपन अगर पृथ्वी अगली पीढ़ी को देने के लिए सबसे अच्छी चीज है एक विकसित और हरी भरी भूमि। अपन देख रहे हैं कितने क्षेत्र आज जल की वजह से सूखा पड़ रहा है। तो अपन टेक्नोलॉजी में या राजनीति में कितने ऊपर चले जाओ, जब रहने के लिए जगह ही नहीं बचेंगी, पृथ्वी नहीं बचेगी, आपस में व्यवहार ही नहीं बचेगा, तो ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगी। तो सबसे मेन मोटो मेरा ये है कि अपन ये चीजें भी जरूरी हैं, राजनीति भी करना, लेकिन उससे पहले अपन पूरा फोकस इस सिस्टम पे करें कि कैसे तो शिक्षा को सुधारी जाए और कैसे अपन अपने परिवार में अपने बच्चों में संस्कार मेंटेन करें, वो तरीके मेंटेन करें जिनसे आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो इस लेवल पे जाए कि वो हर काम करने में सक्षम रहे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने को पूरा फोकस करना चाहिए कैसे भी पृथ्वी बचाओ, कि अपन इस चीज को मेंटेन करते हैं। अपनी ज्यादातर जो अपनी स्कीमें हैं, राजनीतिक की जो स्कीमें हैं सरकार कर भी रही हैं, लेकिन इसको अपने को ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 20 से 50 गुना बढ़ाना पड़ेगा, वरना आड़े अभी जो
अपनी जो रिसर्च है कह रही हैं कि 45 या 60 के आसपास, 2060 के आसपास लगभग 30% भूमि जो उपजाऊ वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अपने को फोकस दो ही चीज पे देना है, उपजाऊ जमीन और आने वाली पीढ़ी को मेंटेन करना। बाकी फिर धीरे धीरे अपने आप राजनीति में होता रहेगा। ठीक है, लेकिन देखिए, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो नए राजनेता की जरूरत नहीं होती। अगर किसी नए इंसान की जरूरत है तो समस्याओं को दूर करने के लिए है। तो मेरा सीधा सवाल है, जैसे कि काउंट मतलब फिंगर्स पे अपन गिन सके, पहली समस्या आपके उस रीजन में ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इस तरह से एक बार गिनवा दीजिए लोगों को कि ये समस्याएं हैं आज की स्थिति में। देखो, आज की प्रेजेंट की बात करें तो अपने को हर स्तर के ऊपर सीवरेज की व्यवस्था होनी चाहिए, हर पंचायत स्तर की ऊपर। दूसरी जो लाइटिंग की है वो होनी चाहिए। शिक्षा के लिए जो लाइब्रेरियां वगैरह हैं व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। एक अच्छा माहौल चारों तरफ का, तो अपन बच्चे को अच्छी व्यवस्थाएं दे सकें, जिसमें गार्डन भी आ गए हैं जिनमें, और जो जिम फैसिलिटी वगैरह वो भी आ गई हैं। तो उन चीजों को अपने को धीरे धीरे आगे मेंटेन करना पड़ेगा। ये समस्याएं हैं फिलहाल। सड़क वगैरह ठीक है? नहीं, सड़क वगैरह ठीक है, काम चल रहा है, लेकिन अपने को उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। लोगों के लिए, जो जितने भी गरीब लोग हैं, हम हर पंचायत में होते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनको पर्टिकुलर आवास योजना के लिए पैसे वगैरह मिल रहे हैं प्रॉपर? वो अगर बात करें उन चीजों की, ये 70% के लगभग तो कागजों में हो जाता है। कुछ आता है तो वो अपने चहेतों के आसपास, भाई जो पार्टी सत्ता में रहती है, जो नेता होते हैं उनके यार दोस्तों के पास, या उनसे जिनका संपर्क है, या ILO वहीं तक। अगर मूल आधार की बात करें तो मूल आधार पे 10 से 5% आदमियों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, वरना फिर जिसका जो लाइजन है वो इन चीजों का फायदा उठा। रियल लाइफ का कोई ऐसा एग्जांपल आपके सामने आया कि भाई जिन्होंने अर्जी लगाई थी, जो डिजर्व भी करता है पर उसको नहीं मिला? ऐसे अगर अपन देखते हैं तो कम से कम 15 से 20 उदाहरण तो मेरी पंचायत में ही हैं, जिनके घर में छत भी टपकती है, बाथरूम और इनका तो प्रोसेस का आप बहुत दूर चले जाओ, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि या तो उनका कोई पहचान नहीं है, या वो समय पे नहीं जाते हैं, या कोई टेक्निकल समस्याएं हैं। कुछ आदमी तो ऐसे हैं जिनके पास फार्म भरने के भी पैसे नहीं है कि अपन ई मित्र पे जाके इनको अपलोड कर दें। सरकार ने इनको इतना जटिल बना रखा है इन प्रक्रियाओं को पास करने के लिए कि आधे आदमी तो उस प्रक्रिया को देख के पीछे हट जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा रिलैक्स करके और इसको धरातल के ऊपर उतारना पड़ेगा, तब जाके अपन इन बदलावों को देख सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आप काम करेंगे अगर आप आते हैं तो इसमें? बिल्कुल, इन चीजों के लिए अपन पहले भी प्रयास करते रहे हैं, अपन इन चीजों को आगे भी करेंगे। कहने का मतलब, जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है ना, उसके लिए अपने को साफ माइंड रख के ही काम करना पड़ेगा। इसको सेवा के रूप में नहीं, इसको जिम्मेदारी के रूप पे लेना पड़ेगा, तब ये अपन इन चीज को समाज में बदलाव ला सकते हैं, वरना फिर भाषण देते रहो और चलते रहो। ठीक है, मान लीजिए आपको निर्दलीय लड़ना पड़ता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों से आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े होंगे, बजट आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा। उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे? देखो, अगर बजटों की बात करें तो अपना जो संविधान है उसमें सारे रास्ते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि लंबे समय से आप लोगों के लिए और समाज में सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, तो पार्टियां तो आपके सामने ही थी हमेशा से, बीजेपी कांग्रेस, तो क्या कभी आपने कोई पद लेने का इसमें प्रयास नहीं किया? देखो, मैंने कभी चल के प्रयास भी नहीं किया और मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगभग सा लोगों की समस्याओं के लिए लड़ने का हमेशा मन रहा है, मैं लड़ता रहा हूँ। तो मैंने समाज का जो संगठन है उसमें भी एक सम्मानजनक पद दे रखा है समाज ने। तो मैं मानव अधिकार आयोग में अभी भी प्रेजेंट में उपाध्यक्ष हूँ ADCA में, और उससे पहले भी रहा हूँ। तो मैं समाज की जो समस्याओं के लिए लड़ते हैं उन संगठनों को पसंद मैंने ज्यादा किया, और इनके पार्टियों के बारे में मैंने कभी ऐसा गहराई से विचार नहीं किया। आगे अगर समय में बदलाव होता है तो फिर कल को मान लो आप चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, और न बीजेपी से न कांग्रेस से आपको टिकट मिलती है, ऐसी संभावनाएं बन गई हैं। अब ये लोग आपको काम नहीं करने देंगे, बजट आपके हाथ में नहीं आएगा, तो उस चीज को आप कैसे मेंटेन करेंगे? देखो, इन चीजों को अगर अपन तरीके से देखते हैं तो अपने संविधान में इतने रास्ते और इतने अधिकार हैं पदाधिकारियों के पास कि वो किसी भी रूप में और अपने अधिकारों का उपयोग करके किसी भी गांव का विकास कर सकते हैं। अगर किसी गांव में वो बजट नहीं ला पाते हैं तो वो सरकार की या संविधान की गलती नहीं है, वो है
उस चीज को अपने को नॉलेज है या नहीं। वरना ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो आपको बाईपास कर सकती है। आप अपने अधिकारों के प्रति, क्षेत्र के अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो निर्दलीय भी वैसा ही है और पार्टी के साथ है वो भी वैसा ही है। आज तक कौन सा पद रहा है पार्टियों का, फिर भी समाज के लिए मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी है। ये जो प्रधानी का चुनाव है इसको साठगांठ की राजनीति वाला चुनाव कहा जाता है। लोग बिकते हैं और खरीदे जाते हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही खूब सारा पैसा भी है। आप उसमें निर्दलीय होकर के कैसे अपने आप को मेंटेन करेंगे? सबसे पहले तो अभी मैं बताऊं कि इन चीज़ों को अभी अपन ने इस स्तर पे अपन ने प्लान अभी इस पंचायत राज में चुनाव लड़ने का किया है। तो अभी प्रधानी का अपना कोई ऐसा प्लान भी नहीं है या ऐसा कोई सरपंची का। उस समय के अनुसार भविष्य में कौन सा तालमेल बैठता है तो अगर चांस मिलता है प्रधानी का तो अगर पैसा जीतता है वो एक अलग बात है। मैं मेरे मुद्दों पे और मेरे सिद्धांतों के ऊपर मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं इस हिसाब से सिस्टम को मेंटेन कर सकता हूँ। मैंने आज तक जो सीखा है उसका उपयोग मैं समाज के लिए कर सकता हूँ। उस स्तर पे अगर वो चीजें मिलती हैं तो अच्छा है, वरना दोबारा प्रयास करेंगे। मतलब ये है कि पैसे के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, पैसे के साथ नहीं जाएंगे। वो अपनी क्षमताओं के आधार पे जो आज तक जो सिद्धांत रहे उसी से अपन आगे चले। फिर से हार क्यों न मिल जाए। हाँ, उसके लिए अपन हर चीज के लिए तैयार हैं। पद के लिए मैंने पहले भी कहा है कि पद मेरे लिए इतना जरूरी नहीं है जितना मेरे लिए समाज के प्रति जिम्मेदारी है। जिन चीजों का मेरे को पता है, जिन चीजों के लिए मैं लड़ता आ रहा हूँ, उन चीजों के लिए पद हो चाहे मत हो, मैं उसके लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। ठीक है। आप खुद गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं और कई सारी आपराधिक घटनाएं हैं वो सामने आती रहती हैं। जब आप इस लेवल पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने होंगी कि जाति के जो लोग हैं वो आपसे सपोर्ट की उम्मीद भी करेंगे और शायद करते भी होंगे। उन चीजों को आप कैसे मेंटेन करेंगे? देखो, इस चीज को अपने जाति का नाम तो इस कारण से आता है कि भाई जहाँ एक कास्ट के या एक समाज के या एक बड़ा परिवार होता है तो उनमें जो झगड़े वगैरह या कुछ बदमाशियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई जिस बाहुल्य क्षेत्र है तो उसके आदमियों का नाम भी आता है, लड़कों का नाम भी आता है। लेकिन अगर बात रही सपोर्ट की तो मेरी नज़र में बदमाशियां चाहे खुद का बच्चा हो, भाई हो या समाज का हो या अपने गांव का हो या अपनी तहसील का हो, अपराधियों पे तो जितना अंकुश लग सके उतना अपने को लगाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण माहौल बना रही, उसमें सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसको सहयोग करूँ भी नहीं का। ठीक है। जैसे कि आपने एक सीवरेज का मुद्दा उठाया था कुछ टाइम पहले कि सीवरेज की जो समस्या है वो है, कितने बड़े स्तर पे ये समस्या है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर पाएंगे? देखें तो आप अभी जैसे सरकार ने चला रखा है कि अपन गौरव पथ निकालेंगे तो वो 1 किलोमीटर का गौरव पथ हो जाता है। उससे क्या पूरा गांव कवर हो गया? नहीं हुआ। अपने को उसको लो लेवल पे और धरातल लेवल के ऊपर ले जाना पड़ेगा। गलियों में पानी भरा रहता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए अपने को उस मानसिकता को खोल के और एक अच्छा बजट इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बार बार ये नहीं है कि अपन ने रोड डाल दिया फिर उसकी खुदाई कर दिया, अभी इसमें सीवरेज डालेंगे फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया, उससे तालमेल नहीं होगा। अपने को पीएचडी डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, इन सभी डिपार्टमेंटों की एक कमिटी बना के उसके स्तर के ऊपर अपन उसका प्लान करें भी इस फील्ड में या इस गली में अपने को ये डालना है कि ये न हो कि कल रोड डाल दी परसों आप पाइप लेके आ जाओ। तो इस सीवरेज को अपने को सबसे पहले मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद अपन रोडों की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है। कई तरह के जो नशे हैं, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो धूम्रपान हो या जैसे भी हो, आजकल जो यूथ है उसके अंदर धकेला जा रहा है और भी कई तरह के नशे हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उनको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखो, उसके लिए अपने को जागरूक होना पड़ेगा। बुद्धि का सबसे बड़ा खेल है, जैसे अपन ने पहले भी बातचीत की है कि अगर इस शरीर को देखें तो अपनी जो 5 इंद्रियां हैं वो स्टोर क्या कर रही हैं, क्या आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। और जैसे जैसे तर्क बुद्धि अपनी बढ़ेगी, आने वाली पीढ़ियों की जो बढ़ेगी तो वैसे वैसे नियंत्रण खोता चला जाएगा। अपनी जो पीछे की जो पीढ़ियां थी वो अपने से ज्यादा हंसते खेलते रहते थे, आज अपन थोड़ा डाउन हो गए। आने वाली पीढ़ियां अगर ऐसे चलता रहा और जाएंगे, जैसे जैसे अपन तार्किक बुद्धि से और अनियंत्रित अगर माइंड रखेंगे तो इसकी तरफ अपन बढ़ेंगे की तरफ, और वो चीज नुकसानदेह रहेगी और भविष्य खराब होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपने को
ठीक है, सरकारी योजनाएं आती हैं इनको खत्म करने की, उससे नहीं होगा। अपने को अगली पीढ़ियों के संस्कार बदलने पड़ेंगे और एक सुदृढ़ और व्यवस्थित अगली पीढ़ियों को अपन बढ़ाएंगे तो अपन इससे दूर हो सकते हैं। ठीक है, राजनीति और भक्ति दोनों को एक साथ मेंटेन कैसे कर पाएंगे? भक्ति को अपन अगर तरीके से देखें तो एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। आप जैसे करते हैं, मेरी जो भक्ति का पर्सनल जो अनुभव है मैं वो बताता हूँ आपको। कोई बालाजी को पूज रहा है, कोई शिव को पूज रहा है, कोई दुर्गा को, कोई अलग अलग धर्म है वो अपने अपने आप को पूज रहे हैं। तो इसको अगर अपन गहराई से देखें तो अपन क्या करते हैं, मेरा बड़ा मेरा बड़ा मेरा बड़ा। तो इसका मतलब आप भक्ति के आसपास भी नहीं हो। आप ये मानो एक आप प्रोपगंडा है या आपका या ये अंधविश्वास, अगर आप छोटे बड़े या पसंद नापसंद के बीच में फंसे हुए हो। भक्ति का जैसे उदाहरण के लिए आप चीनी को भगवान मानते हो, ये आपका इष्ट है, वो चीनी को मान रहे हो। वो चीनी सभी मिठाइयों में है और आप मिठाइयों को खराब बता रहे हो कि मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को लड्डू पसंद नहीं है, मेरे को पेड़ा पसंद नहीं है, मैं तो ओनली कड़ाकंदी खाता हूँ। तो आप अगर उनको गाली निकाल रहे हो या उनको अगर अच्छा नहीं बता रहे हो तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने इष्ट का अपमान कर रहे हो। भक्ति को अगर आप तरीके से देखो तो आपका जो इष्ट है आप उसको कण से लेके ब्रह्मांड की हर वस्तु में देखो। इसका मतलब अपन बैठे हैं, आप में भी मेरा इष्ट है, मैं बैठा हूँ, आपके लिए आपका जो इष्ट है वो मेरे में होना चाहिए, तो आप भक्ति की राह पे हो, वरना फिर आप भटक चुके हो, आप भ्रम में हो। और रही राजनीति की बात, अगर भक्ति वाला आदमी है अपने इष्ट को हर कोई में देखेगा तो उससे अच्छी राजनीति तो कोई कर ही नहीं सकता है, उसके लिए कोई फर्क ही नहीं होगा। अगर फर्क नहीं है तो फिर आप सबको साथ लेके चलने में आपकी समस्या क्या? ठीक है, एक ब्रदर्स फाउंडेशन नाम से आप चलाते हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके अंदर? ब्रदर्स फाउंडेशन की अगर कमेटी की बात करें तो जिसमें 30 से 40 आदमी हैं, और इसकी एरिया की बात करें तो वो रजिस्ट्रेशन पूरी खेतरी तहसील के लिए है। और अगर बात करें तो वो जो भी जरूरतमंद है उसके लिए, सभी के लिए है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंटली प्रक्रिया है कि भाई अपन एक एरिया अपने को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें अपन जीवों से संबंधित जैसे जरूरत पे अपन पानी की सप्लाई, समाज में कोई भी बच्ची या कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या बच्ची की शादियां हो या जरूरतमंद कोई भी हो, चाहे बच्चे की हो चाहे बच्ची की हो, उसको फाउंडेशन की तरफ से पानी का टैंकर या पानी की सप्लाई प्रॉपर देते हैं। अपन ने ट्यूशन सेंटर चला रखे हैं जिसमें से ज़्यादा भी नहीं तो आज तक 700 से 800 के बच्चे उसमें पढ़ चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं। और जो मूवमेंट है मेरे गुरु का सेव सोइल, उसके लिए हर साल चाहे सावन का महीना हो चाहे वैसे हो, अपन पेड़ पौधे लगाते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। ये नहीं कि लगा दिया छोड़ दिया। तो जितने भी सामाजिक कार्य हैं फाउंडेशन की तरफ से हेल्प करते हैं। वैसे तो देखिए समाज सेवा का एक भाव होता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि लगभग कितने आज तक समाज सेवा के काम आपने कर लिए हैं और लगभग कितने पैसे का बजट आपने समाज सेवा के लिए या समाज के हित में खर्च कर लिया है? देखो, सेवा या दान चीज होती है जिसको गिना नहीं जाता, अगर गिना गया तो वो छोटा हो गया। और ये फैक्ट भी है और ये सच्चाई भी है। मैंने आज तक कभी भी सेवा की हुई या दान किया हुआ मैंने कहीं भी नहीं लिखा, न तो मेरे पास रिकॉर्ड है आज तक, और न मैं कभी इस चीज का रिकॉर्ड करूंगा। मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि अपनी सालाना जो भी कमाई है उसका अपने को 10% लगाना है, तो अपन हर स्तर पे उसको लगाएंगे। तो अब कमाई अब जो भी गुरु कृपा से है तो उसमें जितना भी अपना बजट बनता है उससे 10% कुछ एक्स्ट्रा है तो अच्छा है, वरना 10 तो अपने को हर स्तर पे लगाना ही है। लेकिन आपका फाउंडेशन जरूरतमंदों के लिए सदैव तैयार है। जी, हमेशा तैयार रहता है। आपने इस वीडियो के अंदर बताया कि लंबा अध्ययन आपने किया है साधनाओं के बारे में, तो ऐसी भी कोई साधना है क्या इस समय इंस्टेंटली आप ऐसा कोई परिवर्तन हमें दिखा सके? उसके लिए चलो मैं उम्र तो नहीं पूछूंगा आपकी, मैं ये पूछूंगा कि आज तक आपको कब याद रहा है कि अपन सांस ले रहे हैं? ये बात मैंने भी कई बार सोची है, वैसे नहीं याद रहता है। अब आप और कुछ मत करो, 30 सेकंड के लिए सबसे पहले तो आप अपने हाथों को ऐसे रख के और सांस लेके देखो कि आपके फेफड़े कहाँ से फूल रहे हैं। देख लिया? कहाँ से फूल रहे हैं मतलब? हाँ, क्या मैं थोड़ा एग्जैक्टली समझा नहीं क्या? हाँ ठीक है, मतलब एग्जैक्ट वो कहाँ से काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है। और अब ऐसे करके देखो कि वो कहाँ से काम कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा सांस लो, आंख बंद करके सांस लेके देखो।
थोड़ा नीचे की तरफ फील हो रहा है। नीचे गया। हम्म तो जब अपना ओनली हाथ को सीधा और मोदा रखने, भाई सीधा या उल्टा मान लो, चाहिए इसको मोदा मान ठीक लो, है। हाँ। करने से अपने फेफड़े का 6 से 7 इंच अगर बदलाव हो रहा है, तो आप अगर प्रॉपर इस सांस को मेंटेन करते और हर पल इसको अगर याद रखते, तो आपके शरीर की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी। अगर आप कंटिन्यू सीधे हाथ से रेगुलर 10 से 15 मिनट का अगर योग करते हो, ध्यान देने का, तो आपकी जो फेफड़ों की क्षमता है वो आने वाले 6 महीने में 20 से 30% बढ़ जाएगी। और जैसे ये बढ़ गई तो आपकी हर लेवल की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है। ओके, आई एम इम्प्रेस्ड कम्प्लीटली, अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेकर के पर्सनली। अच्छा, तो जो अब मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हमारी भी हस्तरेखाएं देख करके आपको एक भविष्यवाणी हमारे बारे में, चैनल के बारे में करनी होगी। तो मतलब मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा हाथ आपके सामने है। आप अच्छा, उल्टा कि सीधा? नहीं, वो जो यूज करते हैं। हाँ, मैं ये दाहिना हाथ यूज करता हूँ जनरली। तो इसमें जो ये माइंड लाइन बोलते हैं अपन इसको, कि माइंड लाइन की जो लंबाई है ये आपकी अच्छी है, और ये 2 पोर में जा रही है। ये जो आपकी माइंड लाइन है, हाँ। ये माइंड लाइन देखो 2 पोर में आगे जाके डिवाइड भी हो रही है और काफी लंबी जा रही है, आप हाँ। चंद्रमा पर्वत तक भी जा रही है। तो इससे आपका जैसे जैसे समय निकलेगा, वैसे वैसे जो आपकी बौद्धिक क्षमता है और मानसिक क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। आपका जो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल आपको समय के साथ पैसे में मजबूती, और ये जो सूर्य रेखा है, चैनल की बात कर रहे हो, ये आपको दिन या महीने के हिसाब से आपका चमकता हुआ बढ़ता ही रहेगा। ये चैलेंज ही है। ये है। अच्छा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर इस YouTube चैनल के ऊपर कितने समय में हो जाएंगे? भविष्य की जो फिक्स घटनाएं हैं, उन चीज़ों के भविष्य के लिए मैं सहमत भी नहीं हूँ, और ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि आज अपना भाग्य है, अगला पल अपना कर्म है। ठीक है। अपन 1 सेकंड भी नहीं जान पाएंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है। लेकिन ये है, अपना क्षमताएं अगर बढ़ाते हैं तो ये 1 मिलियन की बजाय 10 मिलियन भी हो सकता है। जिस हिसाब से मैं आपके साथ रहा हूँ, आपकी जो क्षमताएं हैं आप अच्छा मेंटेन कर रहे हो जी। मेरा गुरु से निवेदन है आपका एक उज्जवल भविष्य हो, और आपके 1 नहीं, आपके 5 मिलियन फॉलोवर्स हो। जी, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपने कह ही दिया है कि भाई पैसे की कमी कभी होगी नहीं। बिल्कुल। तो अच्छा, कोई ऐसा समय भी आप इन हस्तरेखाओं में देखते हैं कि जब मतलब डाउनफॉल आएगा जीवन का, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वो समय और परिस्थितियों का प्रभाव होता है। ठीक है, इनको अपन, मैंने पहले भी बताया कि अपन उस पूरे शास्त्र को अपन 3 मिनट में नहीं कह सकते, और गलती से अपन उसको मेंटेन किया, अगर ऐसी कोई बात निकल गई कि जिन अपन ने उसका 1 पॉइंट भूल गए, तो वो नुकसान दे सकता है। तो इससे बढ़िया है ना कि अपन उस चीज को सही बात के ऊपर न लेके जाएं। हाँ, नहीं, कुछ लोग मैं देखता हूँ कि चैनलों के अंदर लाइव जो पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, तो उसी समय इंस्टेंटली मतलब कुछ भविष्यवाणियां कर देते हैं। तो ऐसा वो मेरे हिसाब से गलत है। वो गलत है। बिल्कुल, आप अगर उस चीज को समय नहीं दोगे, भाई आप 10 मिनट में और एक पूरे जीवन में जो शास्त्र लिखा है उसको कैसे मेंटेन। और एक इंसान के भी पूरे जीवन को शायद 2 मिनट में नहीं, 2 या 10 मिनट में नहीं पढ़ा जा सकता। बिल्कुल। ठीक है, काफी सारे विषयों पे हमने आपसे बातचीत करी और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं एक चीज और पूछूंगा लास्ट में कि जो यूथ है जो आपसे प्रभावित होता है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरा सबसे सरल और उचित तरीका ये रहेगा मैसेज का, कि आप भक्ति में बने। आप जिन चीजों से बने हो, वो 5 तत्व, या वो परिवार, या वो समाज, उनका सम्मान ऐसे करें जिस हिसाब से आज अपनी पर्सनैलिटी को आप मेंटेन करते हो। तो आप अपने आप को अपने परिवार में, 5 तत्वों में अपना देखो, पूर्वजों जब उठते थे तो पृथ्वी को नमस्कार करते थे, सूरज को नमस्कार करते थे, चंद्रमा को नमस्कार करते थे। तो ये चीजें बनावटी या अंधविश्वास नहीं है। आप अपने माँ बाप को सम्मान देते हो, वो इसलिए देते हो कि भाई उन्होंने जन्म दिया है, अच्छी बात है। लेकिन अपन जो चल रहे हैं इन 5 तत्वों से चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लें कि आप जब भी 5 तत्वों के संपर्क में आओ, आप उनको प्रणाम करो, और सभी में अपने इष्ट को देखो, कण से लेके ब्रह्मांड तक। तो आपका जीवन बदल जाएगा, और साथ में लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। जो आपको लक्ष्य वो मिलेगा। आप अगर ब्रह्मांड को अगर पूरे तालमेल में जागरूकता के साथ रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। और भक्ति में चीजें होंगी तो नशे से भी दूर रहेंगे, ऑटोमेटिक आप उससे भी दूर चले जाओगे।
ठीक बात। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ों पे मैंने जैसे पहले भी कहा कि सवाल हमने आपसे पूछे और बेबाकी से आपने जवाब भी दिए हैं, किसी सवाल को आपने टालने का प्रयास भी नहीं किया है। और मैं ये पर्सनली चाहता हूँ कि आपका भविष्य आपका भी उज्जवल हो। आने वाले चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिए भी आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और अगर उन चुनावों के अंदर आप सफलता हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से एक बार दोबारा भी हम बैठेंगे और फिर आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर भी बात करेंगे और जो जनता के सवाल होंगे उन पे भी बात करेंगे। तो बाकी आप और कुछ कहना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद जितेश भाई आपका। जी आपका तहे दिल से धन्यवाद। उज्ज्वल आपका भविष्य हो जी। और आप और भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप बहुत ही इस चैनल को इस लेवल पे लेके जाएं कि आपके अच्छे व्यूवर्स हों और आपका जीवन सफल जीवन हो। जी, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर से दबाएं। और एक और चीज, इनकी कही हुई कोई भी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये सारे कमेंट्स पढ़ेंगे पर्सनली जी। और उसके बाद भी इनके लिए भी कोई मैसेज हो तो वो भी आप कमेंट कर दें तो इन तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को मजबूत जरूर करना ही करना है आपको। और आगे किसका पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं वो भी वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।